आज हम लोग एकैंथोसिस नाइग्रिगेंस नाम की बीमारी के बारे में बात करेंगे। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को काले रंग के या फिर भूरे रंग के डार्क हाइपर पिगमेंटेड मोटे थिक पैचेस आ जाते हैं। ये जो डिजीज़ है, इसका जो क्लासिकल डिस्क्रिप्शन होता है वो ब्लैकिश टू ब्राउनिश हाइपर पिगमेंटेड थिक कोरुगेटेड और वेलवेटी, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ टाइप के पैचेज आ जाते हैं। और ये जो पैचेज होते हैं ज़्यादातर केसेस में एक्जिला, जो कांख की स्किन होती है, या फिर जो गर्दन की स्किन है उसमें असर करती है। कभी कभी ये बीमारी कुछ लोगों में फेस पे, जिसमें कि माथे की फोरहेड की स्किन पे या फिर साइड ऑफ फेस में, कभी कभी आंख के चारों तरफ भी ये बीमारी असर करती है। कुछ लोगों में जो नकल्स होते हैं उस पर भी थिकनेस आ जाती है, जिसे नकल पैड्स बोला जाता है। यह जो बीमारी होती है अधिकांश लोगों में इस किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं पैदा करती है। नेक्स्ट प्रश्न जो उठता है कि ये बीमारी होने का कारण क्या है, तो अधिकांश लोगों में ये बीमारी जो होती है ओबेसिटी, मतलब मोटापा, ज़्यादा वजन होने के कारण होती है। कुछ लोगों में ये बीमारी जो होती है वो डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह होती है, उसकी वजह से होती है। जो ओबेसिटी के केसेस होते हैं उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ही, मतलब जो अंडरलाइंग कॉज होता है, जो पीछे का कारण है कि आखिर जो फाइनल कॉज है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही होता है। इसके अलावा जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पीसीओडी के केसेस हैं उनमें भी ये बीमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ही होती है। कुछ केसेस में ये बीमारी दवाइयों की वजह से हो सकती है, जिसमें स्टीरॉयड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, नियासिनामाइड, प्रोटीएज इनहिबिटर, अरिपीप्राजोल नाम की इन मेडिसिन की वजह से भी हो सकती है। बहुत ही थोड़े केसेस में, मतलब कि बहुत ही लिमिटेड कुछ परसेंट केसेस में ये बीमारी शरीर के अंदर के कैंसर की वजह से, जिसमें विशेष तरह से स्टमक कैंसर की भी वजह से हो सकती है। यदि स्टमक कैंसर की वजह से होती है तो उन केसेस में ये बहुत ही अचानक और बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस करती है, मतलब कि कुछ ही दिनों में या फिर कुछ महीनों में ही ये मोटे पैचेस जगह जगह डेवलप हो जाते हैं। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि इन पैचेज में खुजली भी हो जाती है, मतलब कि सिम्टम्स भी होते हैं। यूजुअली ये एसिम्टोमेटिक पैचेज होते हैं। और काफ़ी केसेस में जो थिक पैचेज के साथ साथ छोटे छोटे मस्से जैसे स्किन टैग्स भी उसके ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि थिक पैच होगा, उसके ऊपर छोटे छोटे मल्टीपल स्किन टैग्स, मस्से, ऐसा लगेगा कि मस्से बन गए हैं स्किन पे, उभरे हुए छोटे छोटे दाने दिखाई देने लगते हैं। जो ओबेसिटी के केसेस होते हैं उसको लेकर के हमारी सोसाइटी में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे जिनमें काफ़ी लोगों में वजन ज़्यादा होता है फिर भी वो अपने आप को ओबीज नहीं समझते हैं, मोटे नहीं समझते हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति थोड़ा सा मोटा हो, थोड़ा भरा शरीर हो उसका, तो वो अच्छा माना जाता है और वो लोग खुद को ओबीज नहीं मानते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत भ्रांति है। जैसे आपको पता करना है कि आप मोटे हैं कि नहीं मोटे हैं, तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो है बॉडी मास इंडेक्स का कैलकुलेशन, बीएमआई का कैलकुलेशन। तो बीएमआई कैलकुलेशन जो होता है बहुत ही साधारण तरीके से किया जा सकता है। इसमें जो होता है कि जो हाइट होती है हमारी, जैसे आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये 1.6 मीटर हो जाएगा। तो ये हाइट का स्क्वायर कर लेना है आपको। जैसे आपका हाइट जो है 160 है तो 1.6 हो जाएगा, उसको फिर से 1.6 में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको 23 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो वैल्यू आएगी वो आपका ऑप्टिमम वेट होगा। जैसे आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा मीटर में 1.7, फिर इसको 1.7 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है, फिर इसको 23 से गुणा कर देना है। तो ये आपकी अधिकतम हाइट, अधिकतम वजन होगा। इससे जितना भी ज़्यादा वजन होगा ये ज़्यादा वजन की कैटेगरी में आ जाएगा। कुछ गाइडलाइंस में इसको 25 से मल्टीप्लाई किया जाता है हाइट की स्क्वायर को, लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए हाइट की स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना होता है 23 से। इसके ऊपर जितना भी वजन है वो एक्स्ट्रा वेट है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि इस बीमारी की डायग्नोसिस कैसे की जाएगी। तो इस बीमारी का डायग्नोसिस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट है, चिकित्सक है, वो बहुत ही आसानी से इस बीमारी को डायग्नोस कर लेता है। अंडरलाइंग कॉज को पता करने के लिए कुछ केसेस में ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c नाम के टेस्ट भी आपका क्लिनिशियन रिकमेंड कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है कि इस बीमारी को ठीक कैसे किया जाएगा। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए इसका जो अंडरलाइंग कॉज है, मतलब जिस वजह से ये बीमारी हो रही है, उसके रूट को ही ठीक करने पर इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो मैक्सिमम केसेस में चूंकि ये ओबेसिटी की वजह से होता है, ज़्यादा वजन की वजह से होता है, तो वेट लॉस करना बहुत ही जरूरी पैरामीटर होता है इस बीमारी को ठीक करने के लिए। दूसरी चीज़, यदि आप वेट लॉस नहीं करते हैं
और दूसरे दवाइयों के द्वारा, जो कि दवाइयाँ जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, उससे ठीक भी हो जाता है, तो यदि आपने वजन नहीं कम किया तो ये बीमारी फिर से वापस रिपीट हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो इसलिए इसमें जिसमें भी वजन ज़्यादा हो उसमें वेट लॉस करना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो वेट लॉस करने के लिए आपको लो कैलोरी डाइट, जितने भी हेवी फूड हैं, जिसमें भी ऑयली फूड हैं, फैटी मील्स हैं, जिसमें भी तेल या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, जैसे कि तेल, घी, मीठी चीज़ें, चीनी, आलू, चावल, मटन, चिकन, अंडा, तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड, जितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको कम करना होगा। जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं वो सब आपको कम करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूट बेस्ड डाइट पे शिफ्ट होना पड़ेगा और ग्रीन वेजिटेबल्स पे, सैलड्स पे, इन पे, सलाद पे, इन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये जो डाइट होते हैं हल्के होते हैं, इनमें कैलोरी बहुत ही कम होती है, जैसे कि खीरा, गाजर, मूली, चुकंदर। इसके अलावा जो फल हैं जैसे कि सेब, अनार, पपीता, संतरा, मौसमी, नींबू पानी, ये पाइनएप्पल, ये सब फल जो होते हैं लो कैलोरी फ्रूट्स होते हैं। तो इनके कंजम्पशन को आप बढ़ा सकते हैं। जब भी भूख लगे तो आप फ्रूट्स या सैलड लेके खा लें, पानी ज़्यादा पी लें, लेकिन हाई कैलोरी डाइट को आपको नहीं लेना होगा। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज अच्छे से करना होगा। एक्सरसाइज में आपको जिसमें भी मसल्स का ज़्यादा योगदान होता है, जैसे रनिंग, वॉकिंग, तेज दौड़ना, बैडमिंटन खेलना, फुटबॉल खेलना, ये सब एक्सरसाइज जिसमें आपके हार्ट की गति बढ़ जाती है और सांस की गति बढ़ जाए, बॉडी में पसीना आने लगे, ये सब एक्सरसाइज आपको 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा या 1 आवर 30 मिनट्स तक आपको रोज करना होगा, जिससे कि बॉडी में एक्स्ट्रा जो वसा बैठ गया है, जो एक्स्ट्रा तेल बैठ गया है, वो निकल सके। दवाइयों में इसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है, उसमें लगाने वाली कुछ क्रीम्स हैं, जिसमें टॉपिकल रेटिनॉइड्स, ट्रेटिनोइन नाम की क्रीम है। इसके अलावा कुछ तरह के केमिकल पील्स आते हैं, जिसमें कि ग्लाइकोलिक एसिड पील, नो मेलॉन फिनॉल पील। इसके अलावा लगाने वाली दवाइयों में अमोनियम लैक्टेट सोल्यूशन, ट्रिपल कॉम्बिनेशन, जिसमें कई सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कुछ माइल्ड स्टेरॉइड्स होती हैं, ट्रेटिनोइन होता है, हाइड्रोक्विनोन होता है। ये डिपेंडिंग ऑन कि कितना सीवियरिटी की बीमारी है, उस आधार पर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट या चिकित्सक आपको दवाइयाँ देगा। इनमें से कोई भी दवाई खुद से ना लें, ये बिना चिकित्सक के परामर्श के इनमें से कोई भी दवाइयाँ ना लें। कुछ केसेस में आपका डॉक्टर आपको मेटफॉर्मिन नाम की दवाई या फिर कुछ आइनोसिटॉल बेस्ड या इस तरह की दवाइयाँ जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं, वो दवाइयाँ आपका डॉक्टर दे सकता है। बाजार में इस समय अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे तमाम तरह की एडवर्टाइजमेंट बेस्ड दवाइयाँ, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, काले पैचेस को ठीक करने के लिए तमाम दवाइयाँ मौजूद हैं। उन दवाइयों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। इन दवाइयों से तमाम तरह के एलर्जिक रिएक्शन, रैशेज, इचिंग, स्किन का जल जाना, इस तरह का बहुत ही वेल नोन है। तो अपने डॉक्टर से मिल करके ही, परामर्श करके ही इस चीज़ का इलाज करें। और यदि प्रॉपरली वेट को रिड्यूस किया गया, दवाइयों का इस्तेमाल किया गया, पील्स का इस्तेमाल किया गया सही तरीके से, तो इन पैचेस से बिल्कुल आसानी से मुक्ति पाया जा सकता है।